बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन बहुत ही मेहनती होते हैं। मेहनत से मिट्टी को सींचकर उसमें फल उपजाते हैं, सब्जियां उपजाते हैं, फूल उपजाते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों को सही जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके और वो अच्छी खासी आमदनी भी कमा सके। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए है लाभदायक। अमरूद फसल को फल मक्खी से बचाएं। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य प्राकृतिक कारणों से कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत किसान अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं और संभावित नुकसान से बच सकते हैं। इस समय अमरूद में फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है, जिससे अमरूद फसल को काफी नुकसान होता है और अमरूद की गुणवत्ता भी खराब होती है। अमरूद की फसल में फल मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप एक बेहतर उपाय है। 1 एकड़ के अमरूद बागान के लिए 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप काफी होता है। उचित दूरी पर इसे टांग देने से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। फेरोमोन ट्रैप रासायनिक दवाओं से होने वाले दुष्प्रभावों से भी हमें बचाता है। वर्तमान समय में जो किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की राजेंद्र परवल 1 और 2 स्वर्ण आलौकिक और स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। राजेंद्र परवल 1 और 2 स्वर्ण रेखा और स्वर्ण आलौकिक ये परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। झारखंड क्षेत्र में इनकी बुआई कर अच्छी उपज पाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की खड़ी फसल में इस समय दीमक लगने की संभावना रहती है, जिससे ज्यादा प्रकोप से फसल को बहुत नुकसान होता है। कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है। दीमक के नियंत्रण के लिए फसल पर क्लोरोफारिफोस 20 ईसी दवा का 2 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना लाभदायक होता है। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या है खूबियां। रोज सिकेटियर का इस्तेमाल पौधों एवं फूलों के बेहतर कटिंग के लिए किया जाता है। इस उपकरण में तेज एवं जंगरोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों में काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान दें, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी टीके अवश्य लगवाएं और बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही आपने मौसम की भी जानकारी ली और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए पशुओं में होने वाले जीवाणु जनित रोग और उसके निदान के बारे में। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी तो करते हैं, साथ में पशुपालन भी करते हैं। तो पशुओं में बहुत तरह के रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग भी होते हैं, जिसकी जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो पशुओं के लिए खतरनाक भी होता है। तो जो भी हमारे किसान भाई बहनों जो पशुपालन करते हैं उनको ये जानकारी खास कर में मालूम होनी चाहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। पशु किसान के जीवन का आज भी प्रमुख हिस्सा हैं। हालांकि खेती से जुड़े यंत्र आ जाने से आज खेती में काम आने वाले पशुओं की अहमियत थोड़ी कम हुई है। उसके बावजूद आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां पर आज भी पशुओं का इस्तेमाल खेती में किया जाता है। वहीं दुधारू पशु किसानों के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि कई बार देखभाल के अभाव और समय रहते इलाज नहीं होने के कारण पशु की मौत भी हो जाती है। पशुओं में कई जीवाणु जनित रोग होते हैं। जीवाणु जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो हमारे जो पशु हैं वे बैक्टीरिया से, जीवाणु से ग्रसित होते हैं। ये ग्रसित होते हैं भोजन एवं पानी से। खासकर जब बरसात के दिनों में दूषित भोजन एवं पानी पशु ग्रहण करता है और रोगग्रसित होता है, और उसके द्वारा दूसरे पशु जो हेल्दी पशु होते हैं संक्रमित पशु के संपर्क में आते हैं, तब वे भी संक्रमित हो जाते हैं। जीवाणु जनित रोगों में
जो पहला बीमारी है जिससे पशु ज़्यादा संक्रमित होते हैं वह है गलाघोटू बीमारी, जिसे हम एचएस बोलते हैं। गलाघोटू बीमारी में खासकर किसान बरसात के दिनों में संक्रमित होता है। बरसात का जब पहला पानी धरती पर आता है वो कई तरह के गंदगी को लेकर कई गड्ढों में जमा होता है और प्यासा पशु उन गड्ढे में जमे पानी को पीता है और रोग ग्रसित होता है। तो इस बीमारी में पशु के जो लक्षण होते हैं वे उसे तेज बुखार होता है, गले में सूजन होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और गले से घरघराहट की आवाज़ आती है। इसमें किसान भाइयों को 24 से 48 घंटे में तुरंत लक्षण के अनुसार इलाज करने की आवश्यकता है। अगर वे इलाज नहीं करते हैं तो 48 घंटे में पशु की हालत बिगड़ सकती है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इन सारी लक्षणों को देखते हुए पशुपालक तुरंत पशु का इलाज शुरू करें। सबसे पहले बुखार कम करने की दवा दें, पैरासीटामोल का इंजेक्शन दें। उसके बाद संक्रमण कम करने के लिए टेरामाइसिन का इंजेक्शन 7 ml मास में सुबह शाम 3 से 5 दिन तक दें। वहीं ब्रुसलोसिस रोग में गौ पशुओं व भैंसों में गर्भावस्था के अंतिम त्रैमासिक में गर्भपात हो जाता है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकता है। इसकी रोकथाम के लिए टेट्रासाइक्लिन, रिफॉम्पिन, डेक्सीसाइक्लिन आदि का लंबे समय तक प्रयोग करके इसका उपचार किया जा सकता है। पशुओं में प्रजनन की कृत्रिम गर्भाधान पद्धति अपनाकर भी इस रोग से बचा जा सकता है। उसे सांस लेने में जब तकलीफ हो रही है तो इसके लिए टिंचर बेंजोइन या तारपीन का तेल गर्म पानी में उसे कुछ बूंद डालें और पशु को भाप दिलवाएं। तो ये गलाघोटू बीमारी के ये इलाज हैं और इस बीमारी के लिए जो टीकाकरण कराए जाते हैं वह जब पशु 6 महीने की उम्र का होता है उस समय पहला टीका पड़ता है और फिर सालाना पड़ता है और बरसात से पहले एक टीका पड़ता है। इसके अलावा जीवाणुजनित अन्य रोग जो हैं वह है लंगड़ी बुखार, जिसे ब्लैक क्वार्टर कहते हैं। लंगड़ी बुखार जैसे कि नाम से ही जाहिर है, पशु लंगड़ता है और उसे बुखार होता है। उसकी बुखार की जो फ़ारेनहाइट है वह 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है। पशु खाना पीना छोड़ देता है और लंगड़ कर चलता है क्योंकि उसके पिछले पैर के ऊपरी हिस्से में पुट्ठा वाले रीजन में सूजन हो जाता है और जो बैक्टीरिया है वह उसके पिछले पैर के ऊपरी हिस्से में वहाँ घर करता है। तो किसान जब ऐसी स्थिति देखेंगे तो सबसे पहले उसे बुखार कम करने की दवा पैरासीटामोल दें, फिर उसे प्रोकेन पेनिसिलिन का इंजेक्शन 20 से 40 लाख यूनिट मास में दें। इसके बाद जो पुट्ठा वाले रीजन में जहाँ सूजन हो गया है और गर्म महसूस होता है छूने पर और दबाने पर कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, वहाँ पर पशुपालक साफ ब्लेड, स्टरलाइज ब्लेड लेकर वहाँ एक्स आकार का या प्लस चिन्ह आकार का चीरा लगाएंगे और वहाँ जितनी भी गंदा खून, पस और पानी होगा उसे वो साफ करके उसमें पोटाशियम परमैंगनेट भर देंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि जीवाणु जनित रोग में थनैला प्रमुख है। यह रोग ज्यादातर दुधारू पशु, गाय, भैंस, बकरी को होता है। पशु के थन में लगी चोट, पशुपालक के गंदे हाथ, गंदा फर्श, पशु बाड़े में मक्खियों की ज्यादा संख्या में होना थनैला रोग को बढ़ाता है। इससे बचाव के लिए पशु के बाड़े और उसके आसपास सफाई रखें। आवास हवादार होना चाहिए, फर्श सूखा एवं साफ होना चाहिए। नियमित रूप से थनों की साफ सफाई करते रहें। इस थनैला रोग से बहुत से दुधारू पशु संक्रमित होते हैं और पशुपालक इससे नुकसान उठाना पड़ता है। थनैला रोग के लिए जो लक्षण है वो पशुपालक थन में सूजन उसमें देखते हैं और थन का गर्म हो जाना, कड़ापन हो जाना और
दूध का कलर चेंज हो जाना, गहरा पीला रंग होना, मटमैला कलर होना या लाल रंग होना, तो यह लक्षण थनैला रोग के लक्षण हैं। किसान अपने पशु में अगर इस तरह के लक्षण देखते हैं तो सबसे पहले थनैला के लिए मास्टाइटिस डिटेक्शन कार्ड द्वारा उसका जांच कर लें। यह जो कार्ड है उसमें 2 से 3 बूंद थनैला का मिल्क डालेंगे और उसमें कलर चेंज होने को देखेंगे। जैसे ही कलर चेंज हो जाता है तो यह परीक्षण कंफर्म हो जाता है। और थनैला रोग पहचान करने के लिए दूध को टेस्ट करके भी पहचान किया जा सकता है। दूध को यदि टेस्ट किया जाए तो अत्यधिक नमकीन पता चलेगा, जबकि नॉर्मल मिल्क में 0.1% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जबकि थनैला रोग ग्रसित दूध ज़्यादा नमकीन महसूस होता है। तो यह भी थनैला रोग का लक्षण है। तो किसान भाई थनैला रोग की रोकथाम के लिए सबसे पहले उसके थन में प्रोकेन पेनिसिलिन या ऑरियोमाइसिन का इंजेक्शन चढ़ाएंगे। साथ ही साथ उसमें एम्पिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का ट्यूब द्वारा थन में उसे इंजेक्शन चढ़ाएंगे। इसके अलावा जो सूजन कम करने के लिए बोरिक एसिड का हॉट फर्मेंटेशन करेंगे। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा जीवाणु जनित रोग के बारे में। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो पशुपालन करते हैं, अगर जीवाणु जनित रोग से परेशान हैं तो उनको ये जानकारी, उनसे इस जानकारी से वो काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। फसलों की सही पैदावार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए हम खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं जिससे उनकी अच्छी पैदावार हो। तो अगर आप सही तरीके से फसलों में पोषक तत्वों का प्रबंधन करेंगे तो फसलें अच्छी खासी पैदावार तो देती ही हैं, लेकिन जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि किस संतुलित मात्रा में हमें देना है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सबों को। सर, अगर हम फसलों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये पोषक तत्व क्या है? हाँ किसान भाइयों, पोषक तत्व जो खाना जो चाहिए पौधे को, उसको हम पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए बहुत सारा है, 17 पोषक तत्व चाहिए पौधे को चाहिए। और उनमें से है, जैसे हम अगर बात करते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसके साथ साथ और भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, कपर है, बोरन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है और निकेल है। ये सभी 17 पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए, कुछ ज़्यादा मात्रा में चाहिए और कुछ जो है कम मात्रा में चाहिए। और जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व जो चाहिए हम उसको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, और जो कम मात्रा में चाहिए उसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और पौधा के बढ़वार के लिए अगर देखा जाए तो हमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये जो पौधा लेता है हवा और पानी से, और बाकी जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये मिट्टी से लेता है, जो हम खाद डालते हैं या जो संरक्षित होता है, जो मिट्टी में पहले से जो उपलब्ध होते हैं, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और बाकी सूक्ष्म पोषक तत्व जो रहते हैं मिट्टी में, वो पौधे लेता है। और जो कमी जो दिखता है पौधे में, अगर पौधे हमारे मिट्टी में अगर कम रहेगा तो पौधा उसको नहीं ले पाता है। और भी बहुत सारे कारण है पौधा उसको नहीं लेने का, जैसे कि अगर हमारा मिट्टी, झारखंड का जो मिट्टी है अम्लीय मिट्टी है, और इस अम्लीय मिट्टी में हमारा जो पोषक तत्व मिट्टी में होने के बावजूद भी पौधा नहीं ले पाता है। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन, जो फास्फोरस है, पोटास है, इसका बहुत ही कम मात्रा में हमारे इस मिट्टी में है। साथ ही साथ हमारे बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे कि हमारा बोरन है, जिंक है, मोलिब्डेनम है। ये जो पौधे को जो चाहिए, ये पौधा हमारा जो मिट्टी में बहुत ही कम मात्रा होने के साथ साथ अम्लीय मिट्टी चलते ये पौधा उसको नहीं ले पाता है। तो इसके हम संबंधित सभी हमें इंटीग्रेटेड वे में हमको डालना होगा। जैसे अगर हम पोषक तत्वों की बात करते हैं या जो भी जैविक खाद कहते हैं, जैविक खाद में हमारे पोषक तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, और साथ ही साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पौधे में ज़्यादा मात्रा, जैसे मैं बता रहा था कि नाइट्रोजन चाहिए। अगर नाइट्रोजन की अगर कमी से अगर पौधे में देखते हैं, जो भी पौधा हम लेते हैं, सब्जी पौधा, फल पौधा या जो भी अनाज के लिए जो पौधा हम करते हैं, जो लगाते हैं, तो उसमें जो कमी नाइट्रोजन का होगा तो उसमें नीचे वाला पत्ता पहले पीला होता है और पूरे पौधे जो है आपका पीलापन हो जाता है।
वो नाइट्रोजन की कमी होता है, और नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए हमें कोई भी घुलनशील खाद छिड़काव करना होगा, या नहीं तो हम मिट्टी में उसको यूरिया खाद डाल सकते हैं। अगर हम घुलनशील खाद अगर स्प्रे करना होगा तो यूरिया 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना होगा। अगर फास्फोरस की अगर बात करते हैं, जैसे हमारे जो आपने देखा होगा किसान भाई जो सब्जी खेती करते हैं, जैसे आप गोभी लगाते हैं, गोभी लगाने में जैसे आपको पिंक कलर जो गुलाबी रंग जो हो जाता है नीचे वाला पत्ता में, अगर गुलाबी रंग हो जाता है तो आपका फास्फोरस की कमी होता है। तो फास्फोरस की कमी को आप दूर करने के लिए आप जो भी घुलनशील खाद होते हैं NPK जो बाजार में उपलब्ध होता है 19-19-19, वो भी आपका 2 ग्राम से 5 ग्राम 2 से 5 ग्राम के ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हैं। तब जाके हमारा 10 दिन के अंतराल में अगर हम उसको छिड़काव करेंगे तब हमारा जो भी उसका निदान हो जाता है, जो फास्फोरस की जो कमी को दूर करते हैं। साथ ही साथ अगर पोटासियम की बात करेंगे, जो भी वो सभी मुख्य पोषक तत्व कैटेगरी में आता है, पोटासियम की कमी से ये पौधे में आप देखे होंगे जो पत्ते में जो किनारे होता है, पत्ते का जो किनारा होता है ये जलने जैसा हो जाता है। पहले किनारे से ये कमी दिखता है और धीरे धीरे पूरे अंदर की तरफ आता है और ये पत्ता को जला देता है, और इससे अगर पत्ता जल जाता है तो ये जो खाद्य जो नहीं बना पाता है, खाद्य जो संश्लेषण जो बोलते हैं, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो नहीं कर पाता है। उसके चलते जो भी पौधे में जो खाना चाहिए वो भरपूर मात्रा में पौधे नहीं पहुंचा पाता है, अलग अलग जो जगह को चाहिए, तो उसके चलते हमारा कमी होता है और पौधे में जो पैदावार होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो पोटासियम को उसका कमी को दूर करने के लिए किसान भाइयों आपने जो NPK जैसे मैं बता रहा था कि 19-19-19 वो आपको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करना होगा। साथ ही साथ जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर हम बात करें तो उसमें अगर है कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरॉन, और ये जो बहुत ही इसको बहुत ही ज़रूरत है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर बात करें, कैल्शियम की कमी से किसान भाइयों आपने जो देखा होगा कि हमारा जो पौधे में जो फूल होता है या फल होता है वो जैसे वो गिर जाता है या उसका फल जैसे छोटा हो के वो अगर मिट्टी में अगर गिर जाता है, छोटा फल हो जाता है और सूख जाता है, तो ये कैल्शियम की कमी होगा। जैसे आपने किसान भाई आम का जो फल आपने देखा होगा, फल जैसे छोटा हो जाता है और गिर जाता है। साथ ही साथ टमाटर में आपने देखा होगा जो टमाटर के नीचे से फल छोटा हो जाएगा और सूख जाता है और गिर जाता है, ये सभी कैल्शियम की कमी से है। तो कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए किसान भाइयों आपने कैल्शियम नाइट्रेट की खाद का प्रयोग करना पड़ेगा और 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको घोल के आपको छिड़काव करना होगा। जब भी आप घुलनशील खाद डालते हैं उसके साथ चिपक बहुत जरूरी है, उसके साथ जैसे शैम्पू है, शैम्पू मिला के छिड़काव कर सकते हैं ताकि हमारा जो भी हम खाद डालते हैं पौधे उसको ले पाता है। अगर हम बात करेंगे जिंक की कमी से किसान भाइयों, जैसे आपने फूलगोभी लगाते हैं, जैसे फूलगोभी फूल जो है टाइट नहीं होता है और छितर जाता है, अगर फूल छितर जा रहा है तो वो हमारा जिंक की कमी होता है। या कोई भी पौधा आप जो भी सब्जी लगाते हैं, कोई भी पौधा ले लीजिए, जैसे बैगन ले लीजिए, बैगन में अगर कोई एक जगह गुच्छापन हो जाता है, पत्ता नॉर्मल पत्ता से नहीं होकर अगर एक ही जगह से निकलेगा, गुच्छापन जैसा हो जाता है, तो फिर ये हमारा जिंक की कमी है। तो जिंक की कमी को दूर करने के लिए हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जिंक सल्फेट का जो मात्रा है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप उसको घोल के छिड़काव करना होगा 10 दिन के अंतराल में पौधे में। लेकिन ये जैसे मैं बता रहा था कि ये फूल धरने से पहले कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, ये सभी फूल धरने से पहले हमें छिड़काव करना होगा। जो भी है टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस टाइम में हमें छिड़काव करना होगा। जो भी फल या फूल में उसका कमी दिखता है तो हम उस पर्टिकुलर जो पोषक तत्व है उसको हम फूल धरने से पहले हमें छिड़काव करना होगा। तो इसको फूल जैसे आप लगाते हैं किसान भाइयों, और लगाने के जो उपरांत जैसे 10 दिन के अंतराल में उसको 2 बार उसको छिड़काव करना होगा। साथ ही साथ बोरॉन एक बहुत ही जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका कमी इसमें दिखता है। बोरॉन जो स्वाद रखता है, बनाता है, तो इसलिए बोरॉन का जो मात्रा है हमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव करना होगा। और उसका जो खाद है जो है वो आपको घोल के ही बोरॉन 20 अच्छे से उसको मिला के छिड़काव करना पड़ेगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की, हर किसान
का सपना सच हो, जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।